नहमदहु नसल्ली अला रसूलिन करीम। मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी है। मैं प्रोफेसर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। रिसेंटली अभी कोविड भी हुआ था, आपने देखा होगा। उस कोविड का मैं चीफ कोविड भी रहा और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को कोविड के हवाले से पूरा हमने कंट्रोल भी किया। उसके लिए हमने गाइडलाइन भी बनाई, उसके लिए हमने SOPs भी बनाई। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके थोड़ा सा तवज्जो से ये लेक्चर सुने और गुजारिश मेरी ये होगी कि आप बैठ जाएं। बैठने से आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजा और उस इंसान को दो चीज़ें दे दी। एक इंसान का रूहानियत है जिसका डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वास्ता है। दूसरी चीज़ जो है जिस्मानियत है, जो जिस्म है आपका, वो एक दूसरा पार्ट है। तो इन दोनों के लिए चंद हिदायत, चंद इंस्ट्रक्शंस जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। रूहानियत के लिए आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, उसके साथ कुछ गाइडलाइन भी भेज दी कि आपको अपने हिसाब से कैसे चलना है, क्या करना है इस दुनिया में, और आप इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। इस दुनिया में जो इंसान को भेजा गया है वो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ की सूरत में, अहादीस की सूरत में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अंबिया इस दुनिया में आए सबके थ्रू हमें समझाया गया। और हर मज़हब जो भी इस दुनिया में जो भी मज़ाहब हैं, सबसे बेहतरीन मज़हब जो है वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम इसलिए बेहतर है कि दीन इस्लाम में सेहत के बारे में, आपके जिस्म के बारे में, आपके सोशल लाइफ के बारे में, आपके अज़दवाज ज़िंदगी के बारे में हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाई है। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं जो समझने की, वो मुख्तलफ, आपको पता है कि आपका जिस्म जो है, अगर मैं शुरू करूं मुख्तलफ दो पहलुओं से मैं जिस्म को लेता हूं, फिर आपको ये बातें कुछ समझना आसान होगी। नंबर पहली बात, अगर मैं जिस्म को देखूं तो पहले नंबर पे स्किन है, यानी जिल्द है आपकी, चमड़ी जे कैसा चवंदा आहियूं। चमड़ी खां हेठां तव्हांजो गोश्त आहे, गोश्त खां हेठां तव्हांजो हड्डियूं आहिनि, जिल्द के नीचे आपका गोश्त है, गोश्त के नीचे हड्डियां हैं, और उस हड्डियों के अंदर आपका सारा सिस्टम जो है, जहाँ पे खून भी बनता है और खून के तीनों अज्जा जो हैं, जैसे WBC है, RBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये उस हड्डी के अंदर गोदे में बनता है। और सिमिलरली आपका जैसे पेट है, पेट के अंदर जो अज्जा आपके मौजूद हैं उसमें आपका मैदा है, आंतें हैं, जिगर है, तिली है, गुर्दे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पेट के अंदर मौजूद हैं। जैसे आपका सीना है, उसके अंदर आपका दिल मौजूद है, फेफड़े मौजूद हैं और खाने की नलकी मौजूद है। और जैसे आपकी ये नेक है, नेक के अंदर यानी गर्दन के अंदर आपके रीढ़ की हड्डियां जो गर्दन के पीछे मौजूद हैं, सांस लेने का एक बहुत बड़ा ट्यूब वहाँ पे मौजूद है, थायराइड ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, वो भी वहाँ एक गदूद होता है जो कि वो मौजूद है। और अगर मुंह में आए तो उसमें आपके दांत हैं, दांत के अंदर एक ज़बान है, ज़बान के पीछे हलक में भी काफ़ी सेंसिटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। और अगर मैं आँख को लूँ तो आँख आपकी एक सॉकेट में फिट है, उसके पीछे पुश्त पे बहुत सारे मसल्स हैं, यानी पट्टे हैं जो आँख को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे खींचती हैं। उसके बाद एक दिमाग है, दिमाग के अंदर उसके मुख्तलिफ पार्ट हैं, और दिमाग जो है हर चीज़ आपके जिस्म की कंट्रोल करता है। दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे मैं एक कॉर्टेक्स एक बोलूँ जो एक्सट्रीमिटी है, सेरिबेलम है, सेरिबेरम है, और ये जो पूरा ब्रेन है ये आपका कंट्रोल होता है। जो अपर पार्ट दिमाग का जो ऊपर वाला हिस्सा है
वो आपके जिस्म के हर हिस्सों को कंट्रोल करता है। और इस ब्रेन के पूरे सेंटर पे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डायरेक्ट हाथ में है। तो इंसान का कंट्रोल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर नहीं जा सकता। इस दुनिया का हर एक ज़रा ज़रा, हर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इशारे और उसके हुक्म के बगैर हिल भी नहीं सकती। तो ऐसे ही इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कुछ फिजिकल कवानीन दिए हैं जिसको ज़ाब्ते में रखते हुए आप अपने जिस्म को चला सकते हैं। और मेरे दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ है, तंदुरुस्ती हजार नेमत। वेल्थ इज हेल्थ नहीं है, दौलत कुछ भी नहीं है, असल दौलत आपकी सेहत है। अब हम आते हैं जो कॉमन जो बीमारियां हैं, जो जनरल ओपीडी के अंदर जब भी एक पेशेंट आपके पास आता है तो मेजॉरिटी में जो मरीज होते हैं वो जनरल मेडिसिन के होते हैं। उस जनरल मेडिसिन में जो आम जो कॉमन मरीज हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, यानी आपके पेट से रिलेटेड काफ़ी जो बीमारियां, 80% बीमारियां आपसे पेट से रिलेटेड है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं 2-3 घंटे सेहत पे लेक्चर लूं, मगर जैसे हालात ऐसे हैं कि हमें बहुत शॉर्ट टाइम मिला है, तो मैं चाहूँगा कि जो कॉमन जो डिजीज़ हैं हमारी, उस पर मैं थोड़ा सा आपको हिदायत पेश करूँ और समझाऊँ। जो आपके ये चीज़ें समझ आएंगी तो आपकी वो जो हेल्थ है वो वाकई वेल्थ बनेगी। तो बात हुई कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो डिजीजेस हैं कॉमन, हम अगर शुरू करें ओरल कैविटी यानी मुंह, आपका जो माउथ है यानी जो वाता है, माउथ की जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उसमें जबान है आपकी, आपके अंदर लिप्स हैं और अंदर दांत हैं। जो कॉमन डिजीज है यहां पे वो है आपके माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले पड़ना, जबान क्रैक होना, मसूड़ों का सूजना। अब ये चीजें क्यों होती हैं? ये चीजें इसीलिए होती हैं कि ओरल हाइजीन आपकी ठीक नहीं होती। आपको डेली पेस्ट करनी है या आपका मिसवाक आपके घर में मौजूद होना चाहिए। हर नमाज पे आप मिसवाक लगाएंगे ये भी काफी है। वैसे अमूमन ये है कि आप पेस्ट करें, सुबह उठते वक्त भी आपको पेस्ट करनी है, रात को सोते वक्त भी आपको पेस्ट करनी है। और पेस्ट हर एक इंसान की डिफरेंट तबीयत है, किसी को कोई पेस्ट अच्छी लगती है, किसी को कोई, मगर मिसवाक एक ऐसी चीज है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी अहम बात है कि ये अल्सर क्यों होते हैं। एक तो ये इन्फेक्शन की वजह से जब आपका मुंह साफ नहीं होता, दूसरा पान, चालिया, गुटखा का इस्तेमाल जो है और सिगरेट स्मोकिंग जो है, इसी से आपके ओरल कैविटी की डिजीजेज होती हैं। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है कि सिगरेट आपको नहीं पीना, शालिया, गुटखा, पान बिल्कुल नहीं खाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डेली आपको पेस्ट करना है या मिसवाक करना है। ये जिस्मानी तौर पे, फिजिकल तौर पे ये ओरल कैविटी की हिफाजत ऐसे की जाती है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आपके आते हैं खाने की नलकी, ईसोफेगस। देखिए ईसोफेगस जिसको हम खाने की नलकी कहते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक जो बीमारी कॉमन है हमारे सेटअप में वो है CA ईसोफेगस, यानी खाने की नलकी का कैंसर। वो भी इन्हीं पान, चालिए, गुटखे खाने से, सिगरेट पीने से होता है। तो पान, चालिया, सिगरेट और ये स्मोकिंग वगैरह करने का जो हैजर्ड है, जो बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है, वो आपकी खाने की नलकी की कैंसर है। दूसरा एक खाने की नलकी की एक डिजीज होती है जिसको हम फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कहते हैं, जिसके अंदर ईसोफेगस के अंदर कोई ऐसी खास पैथोलॉजी नहीं होती, मगर वो बीमारी शो कर रही होती है, यानी वो बंद हो रही होती है और इंसान वो फील करता है कि कोई मुझे चीज अटक रही है गले में, जो मैं सही निगल नहीं पा रहा। इसको फीमेल्स के अंदर अमूमन ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं और मेल साइड पे हम कामली हम इसको लंप इन द थ्रोट भी कह सकते हैं, और फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट। तो ये क्यों होती है? ये होती है ज्यादातर स्ट्रेस या सोचने की वजह से। जो बंदे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो सोचते हैं,
जो ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, ये डिजीज डेवलप होती है, जो कि और बढ़ती जाती है अगर उसने अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल नहीं किया। अब यहां पे एक पॉइंट है कि ये स्ट्रेस है क्या, टेंशन क्या है, ये डिप्रेशन क्या है। देखिए, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस तभी डेवलप होता है जब आपकी जो चीजें जो एक नॉर्मल रूटीन में हो रही होती हैं वो उल्टी हो जाएं, वो सही नॉर्मल रूटीन में ना हो रही। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान के दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखा है, उसकी मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सुबह सुबह सवेरे उठें और रात को जल्दी सोने के लिए चले जाएं इशा की नमाज के फौरन बाद। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, इंसान के जिस्म में दो किस्म के हार्मोन होते हैं सॉरी, एक हार्मोन होता है एनाबोलिक, दूसरा होता है कैटाबोलिक। यानी एक जिस्म का हार्मोन वो है जो आपकी फेवर करता है, एक हार्मोन वो है जो आपकी डिसफेवर करता है। जो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन है वो आपकी डिसफेवर करते हैं। ये हार्मोन्स है जिस्म के जो स्ट्रेस की वजह से रिलीज होते हैं। और ये स्ट्रेस इसीलिए होता है कि आपकी नॉर्मल नींद सही नहीं होती, आप सुबह जल्दी नहीं उठते और रात के इशा के टाइम में आप जल्दी नहीं सोते। जब आप जल्दी नहीं उठेंगे और जल्दी नहीं सोएंगे तो आप ज़्यादातर जागे रहेंगे। इस स्ट्रेस जो आप बॉडी को देंगे, इसके रेस्पॉन्स में ये हार्मोन्स रिलीज होंगे और ये किसी भी सूरत में आपके जिस्म पे असरात मुरतब करेंगे। जैसे कि ये लंप इन द थ्रोट की मैंने बात की, तो ये भी इसी का एक हिस्सा है, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। तो जब आपकी जिंदगी पूरी स्ट्रेस लेस हो, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकाम हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, अज़दवाज ज़िंदगी में कोई मार धाड़ नहीं करना और बहुत रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारने से आपके एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जिस्म से रिलीज नहीं होंगे तो आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, वो ये डिजीज भी नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे डिजीज है आपकी मैदे की। मैदे के अंदर जो कॉमन डिजीज है वो है तेजाबियत, सीने की जलन, टकार आना, पेट का फूलना, यानी सीने जी जलन, टकारू अचण, पेट जो फुली वञण। हाणे इहे जेके डिज़ीज़ आहिनि, इन जे पुठियां बि इहो ई रीज़न आहे त हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी सिक्रीशन वधे थी। हाणे मैदे में जेके डिज़ीज़ थींदियूं आहिनि वो कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं जो मैदे में होती हैं। जो कॉमन डिजीज़ है मैदे के अंदर वो है अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। एक दूसरी डिजीज़ है गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजन। तीसरी डिजीज़ होती है मैदे का कैंसर। अब ये सारी डिजीज़ होती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? पहले नंबर पे रीज़न ये है कि आप वो खाने इस्तेमाल कर रहे हैं जो तेजाबियत बढ़ाते हों। जो वो खाने जो तेजाबियत बढ़ाते हैं वो कौन कौन से खाने हैं जो आपकी तेजाबियत बढ़ा सकते हैं? जैसे कोई बंदा है नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, घर का खाना वो बिल्कुल नहीं खा रहा, चटनी अचार जिसमें इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ स्मोकिंग भी हो रही है, पान चाल या गुटखा भी चल रहा है। अगर ये चीज़ें चलेंगी तो यकीनन आपके मैदे की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन है, ये एक तेज़ाब है जो मैदे में ज़्यादा सिक्रीट होता है इन्हीं खाने की वजह से। तो ये डिजीज़ आपको होंगी, उसमें होगा ये पेट का दर्द होगा, पेट का फूलना होगा, सीने में जलन होगी और ये रिफ्लक्स, अगर आगे चल के अगर ये रिफ्लक्स डेवलप हो गया तो उसकी वजह से आपको खांसी भी हो सकती है, कान भी आपके ख़राब होते हैं, नोज़ भी आपका ख़राब होता है। तो ये डिजीज़ डेवलप होती है आपके इन्हीं खानों की वजह से। अब यहाँ पे आपके लिए हिदायत क्या है? हिदायत ये है कि आपको ये खाने जो मैंने अभी आपको बयान किए इनसे आपको अवॉइड करना है, परहेज रखनी है। नॉर्मली हर इंसान के अंदर एक बैलेंस डाइट का एक शेड्यूल होता है। उस बैलेंस डाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप सुबह का नाश्ता जो कर रहे हैं उसको टाइम पे भी होना चाहिए। 8 बजे से पहले अगर आप नाश्ता करते हैं तो ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट कहलाता है, जिसको आप नाश्ता बोलते हैं। अगर कोई बंदा 8 बजे के बजाय 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे नाश्ता करेगा तो इस पे भी आपकी
मैदे की हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगी। जब वो सिक्रीशन बढ़ेगी तो लाजमी मैदे की जो डिजीजेज हैं वो बढ़ जाएंगी। तो गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, इवन आगे चल के वो स्मॉल इंटेस्टिन जो छोटी आंत है उसके अंदर भी असरअंदाज होगी और उसमें भी ये अल्सर डेवलप हो सकता है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपके गलत खाने की वजह से, गैर टाइम पे खाना, जो मुकम्मल आपका एक प्रॉपर वक्त है उस पे खाना न खाने की वजह से। तो आपको वक्त पे खाना खाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब आप खाना खाएं तो मुकम्मल पेट भर के न खाएं, ज्यादा खा न जाएं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब भी आप खाना खाएं तो आप कम से कम 3 हिस्से अगर आप यूज कर रहे हैं तो 1 हिस्सा मुकम्मल खाली करें। कोशिश ये करें कि आधा हिस्सा ही खाली रखें, क्योंकि ज्यादा खाने से आपका एक तो वेट भी बढ़ेगा। जब आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने की वजह से जो अलग से एक पूरी लिस्ट है डिजीजेस की, उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा। एक इंसान का अगर वेट यानी वजन बढ़ेगा तो उसके पहले नंबर पे उसका घुटने खराब होंगे, दूसरे नंबर पे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल जब बढ़ेगी तो उसके दिल की बीमारियां शुरू होंगी, उसको आगे चल के फालिज भी होगा, उसका मैदा भी खराब रहेगा, उसको नॉर्मल रूटीन में चलने फिरने में, अपने रूटीन के काम करने में बड़े मसाइल होंगे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाना कम खाएं, वो खाएं जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा खाना आपके सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, बहुत डेंजरस है। आगे हम बात को बढ़ाते हैं कि जब आप इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें अगर आप रूटीन सीधी करेंगे तो ये इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। दूसरी अहम बात है दूध का इस्तेमाल। कोई रेयर डिजीज है, कुछ लाखों में कोई चंद डिजीज होंगी जिसमें हम दूध का इस्तेमाल का एडवाइस नहीं करते। वैसे जो आम हेल्दी बंदा है सॉरी, उसको दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध जो है वो असास है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तेजाब है, तो तेजाब को हमेशा असास ही डाइल्यूट करता है। तो सोने से पहले 2 गिलास या 1 गिलास दूध का पीने से आपका मैदा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन जो उसके अंदर बढ़ गई थी, उसके अंदर, उसके मिकदार के अंदर उसकी डाइल्यूशन भी हो जाएगी, उसकी मिकदार की कमी भी हो जाएगी और आप बहुत कंफर्टेबल नींद सो सकते हैं। नहीं तो सारी रात आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से रिगर्जिटेशन यानी सीने की जलन होती रहेगी, जो आपको सोने में भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि पान चालिए गुटखे का इस्तेमाल नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, खाना अपने वक्त पे खाना है। नाश्ता 8 बजे से पहले होता है और लंच 2 बजे से पहले होता है, और रात का जो डिनर है वो आपका 8 बजे से पहले होना चाहिए। मैक्सिमम 9 बजे से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और जल्दी से आपको सो जाना है। और प्रॉपर नींद अगर नहीं करेंगे तो बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, उससे भी मसाइल शुरू होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैदे की हमने बात की। आगे आपके आती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टीन, नंढो आंड्रो जेके चौंदा आहिनि। उसके अंदर कॉमन जो डिजीज है वो अल्सर्स हैं। ड्यूडिनल अल्सर उसको हम कहते हैं। उसी ड्यूडिनम के अंदर खुदा न खास्ता कोई कैंसर भी हो सकता है। एम्पुला विटर एक हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टीन का, उसको हम एम्पुला विटर कहते हैं। उसके अंदर भी उसका जो स्फिंक्टर है उसके इर्द गिर्द कोई ग्रोथ हो सकती है, उसके अराउंड जो है कोई अल्सर भी हो सकता है। तो ये डिजीज भी डेवलप हो सकती है। सिमिलरली वही सेम चीज़ जो हमने डिस्कस की कि ज़्यादा पान चालिए गुटखे खाने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाने की वजह से, तो ये डिजीज उन्हीं की वजह से डेवलप होती हैं। ये सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने आपको जो अभी बताई हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को बचाव के लिए, सेम 1 to 1 सेम इंस्ट्रक्शन है। आगे हम जाते हैं, फिर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए हमारे इंसानों के अंदर जो कॉमन जो डिजीजेस हैं उसके अंदर जो कॉमन बीमारियां हैं वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। तो वो कब्ज कई दिनों से इंसान कोई यही भी बोलता है, मुझे पास मरीज आते हैं कि हमें 7 दिन से जो है वो बिल्कुल कब्ज है, हमें बिल्कुल जो है पखाना नहीं आता या बड़ा पेशाब नहीं आता, तो हम क्या करें। ये आपको जहन में रखने। एक
नंबर 2 होती है डायरिया। उस डायरिया यानी मोशंस जैसे सिंधी में दस्त चवंदा आहियूं, या तो होंगी दस्त जी बीमारी या तो होंगी कब्ज़ जी बीमारी। ये ब बीमारियों कॉमन आहिनि तव्हांजे लार्ज इंटेस्टाइन सां ये वास्तो थियो रखनि। ऐं कॾहिं कॾहिं ब्लीडिंग पीआर यानी खून पाखाने में खून अचण जी जेकी बीमारी आहे उहा बि इन सां ई वास्तो रखे थी। ऐं अॻिते हली इहे जेके डिज़ीज़िस आहिनि इहे मोकनि जी सूरत में, बवासीर की सूरत में ये ज़ाहिर थींदियूं आहिनि। तो ये आगे चल के ये पाइल्स की सूरत में भी ये डेवलप हो सकती हैं। तो ये डिजीज़ जो है ये कॉन्स्टिपेशन और ये डायरिया ये आखिर होती क्यों है, इसके अंदर क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? मेडिकली अगर मैं देखूं तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक जनरल पब्लिक को समझाने के लिए जो रीज़न है वो नंबर 1 ये है कि आपका फाइबर डाइट का कोई इस्तेमाल नहीं है। फाइबर डाइट से मुराद है सलाद। आप जब भी कोई खाना खाते हैं तो आपको सलाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना चाहिए। सलाद से मुराद ये है कि जैसे ककम्बर है जिसको हम बादरंग भी बोलते हैं, या मूली है, या टमाटर है, या प्याज है, इनका जब आप अपने खाने के साथ इनका इस्तेमाल फाइबर डाइट का नहीं करेंगे तो लाजमी फाइबर डाइट की कमी की वजह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन खुश्क पड़ेगी, उसके अंदर मोटिलिटी प्रॉब्लम होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन की सूरत में ये फेस करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का जो अहम इलाज है वो है सलाद का खाना। दूसरे नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, सलाद के साथ साथ अगर आपका पानी का इस्तेमाल ठीक नहीं है तो उसको भी कब्ज होगा, और फ्रूट का भी इस्तेमाल सही नहीं है तो उसको भी कब्ज होगा। तो हमने इन कंक्लूजन ये सीख लिया कि हमें सलाद खाना है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है, और जिनको कोई सरंदी तो देखें फ्रूट तो किसी को भी मिल सकता है, सस्ते फ्रूट भी अवेलेबल है, तो डेली आपको फ्रूट भी खाना है, सलाद भी खाना है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और ऊपर जो मैंने मैदे के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी कि रात को आपको डेली दूध पीना है। चंद ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें दूध प्रॉब्लम कर सकती है, जो उन चंद डिजीज़ में एक है, उसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो बहुत रेयर डिजीज़ है, उसके जो एडल्ट बन जाते हैं उसको अमूमन लैक्टोज इंटॉलरेंस वेरी रेयर है। वो इन्फेंट यानी जो बच्चा होता है उसी वक्त ही उसको शुरू हो जाता है, लास्ट तक उसको ये डिजीज़ नहीं चलती। अगर कुछ होना होता है तो इनिशियल स्टेज पे ही होना होता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस रेयर डिजीज़ है। आपको अहम तरीन जो इंस्ट्रक्शन है, जो हिदायत मैं दे रहा हूँ, वो ये है कि आप दूध का इस्तेमाल डेली रखें। इसमें आपके मैदा यानी इन अदर सेंस एक सादा लफ्जों में मैं समझाऊं कि आपका मैदा ठंडा रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको फ्रूट का इस्तेमाल करना है, आपको सलाद का इस्तेमाल करना है और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अगला जो है तो मोशन क्यों होते हैं, डायरिया क्यों होता है? देखिए अमूमन तो मैं ये कहूँ कि अमूमन मोशन जो होते हैं वो इन्फेक्शन कोई हो सकता है, जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब ये तो मेडिकल रीजंस है। जनरल पब्लिक के लिए मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो खाने जो आपकी गट की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो जंक फूड खाते हैं, जो चटनी अचार का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो अनहाइजेनिक फूड खाते हैं, बाहर ठेले पे गए और वहाँ से इन्होंने खाना खा लिया, अब वो पता नहीं ठेले वाला उसको सही स्टरलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टरलाइजेशन प्रॉपर है या नहीं है, सफाई सुथराई प्रॉपर है या नहीं है। तो ये अगर जाएगा वहाँ जाके ये खाना अगर खाएगा तो लाजमी उनको मोशन होंगे। अब उसके और दूसरा जो अहम रीज़न है, बहुत वाइटल मोशन का हमारे सेटअप पे, ज़्यादातर डिजीज़ जो है वो पानी की वजह से होती है। पानी का साफ इस्तेमाल हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं कि स्टरलाइज यानी साफ सुथरा पानी पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। उसका एक सादा हल है। हल ये है कि आप पानी अपने घर के अंदर उनको बॉयल करें। उन ॿियनि लफ़्ज़नि में खणी चऊं, उनखे तव्हां टहकायो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं जॾहिं उबलण लगे, जब वो उबलने लगे और कंटिन्यूसली उबलता रहे, 1-2 मिनट के लिए वो छोड़ दे, उसके बाद उस पानी को ठंडा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस करने से आपको 99% डिजीज़ नहीं होंगी। आजकल जो कंपनीज हैं, मुझे नहीं पता
कि उन कंपनी की वर्थ क्या है कि आजकल जो मिनरल वाटर्स भी आते हैं उसकी काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनका मिनरल वाटर ठीक नहीं है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि वो जो पानी आपके पास आए तो उसको आप घर में बॉयल करें, पहले बॉयल करके अपने बॉटल्स में भर के रखें और उसी पानी को इस्तेमाल करें, क्योंकि 90% मोशन या डायरा जो होता है वो पानी की ही वजह से होता है। और दूसरी अहम बात जो मैंने आपसे अर्ज की कि दूध का इस्तेमाल जो आप कर रहे थे, और बेहतर ये है कि दूध को भी आप गर्म करके उसको बॉयल करके उसके बाद दूध को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा उसके असरात हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आपको पानी बॉयल करके घर में इस्तेमाल करना है, जो आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बवासीर की बीमारी या हेमरॉइड्स या वहाँ पे अल्सर भी हो सकते हैं, जिसको हम फिशर भी कहते हैं। आगे चल के अगर वो बोलूँ तो फिस्टुला एंड एनो, वो भी एक डिजीज़ है जो वहीं यहीं से होती है। सो इस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अहम बात यह है कि ये अगर डिजीज़ किसी को डेवलप हो रही है, फ़ौरन अपना जो मुआलिज उसके इर्द गिर्द मौजूद है, जो MBBS डॉक्टर है, जो सही डिग्री याफ्ता है, तालीम याफ्ता है, उसे वो पहले अपना मुआयना कराए, सही चेकअप कराए। अगर वाकई वो हेमरॉइड्स हैं या अल्सर हैं तो उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि उसको कब्ज़ नहीं होने देना है आप। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि सर ये फाइबर डाइट के चक्करों में हम इतना सलाद कहाँ से लाएं, ये कैसे पॉसिबल है? उसका एक सादा हल भी है। सादा हल ये है, इस्पगोल तो आपने सुना होगा, इस्पगोल की बूसी तो जहीं कहीं अवेलेबल है और इतनी सस्ती भी है। अगर आप 3 चम्मच डेली इस्पगोल के रात को यूज़ करें सोने से पहले, एक सादे गिलास पानी में उसको घुमा के पिएंगे, तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए इंतहाई मुफीद इलाज है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि मेरा अर्ज आपसे ये है कि इसको अगर डेली रूटीन में यूज़ किया जाए तो आपके GIT की 90% डिजीज़ सिर्फ इस्पगोल के इस्तेमाल से, सिर्फ एक सादे पानी में उसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सादा पानी में आप उनको घुमाएं और उनको रात को सोने से कोई 5-10 मिनट पहले पी के फिर आप सो जाएं। इससे आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो ये हमने बात की थी बवासीर की, कि जनरल इंस्ट्रक्शन उसकी सेम ही है कि आपको कब्ज़ नहीं होने देना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और दूसरी जो अहम बात है, जो कि मैं बहुत मुनासिब समझता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, कि देखें, एक होती है नेचर्स कॉल, अल्लाह की तरफ से एक जहन पे आपको एक कॉल आती है कि अभी हमें जो है लेटरिन के लिए जाना है, या बड़े पाखाने के लिए जाना है, या छोटे पेशाब के लिए जाना है। तो ये नेचर्स कॉल कहते हैं इसको। कुदरती तौर पे आपको फील होता है कि अभी हमें जाना है। दिस इज कॉल्ड अ नेचर्स कॉल। जब एक कॉल आई, आपको जाना है और आप किसी काम में मसरूफ है, आपने उस चीज को पोस्टपोन कर दिया, ये इंतहाई खतरनाक साबित होगा आपके फ्यूचर में। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको एक कॉल आ रही है ज़हनी तौर पे, और आपको एक कॉल ये आई है कि आपको फ़ौरन वॉशरूम जाना है, तो आपको फ़ौरन जाना चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जब आप उसको पोस्टपोन करेंगे तो इसी से ही आपकी ये बवासीर, ये हेमरॉइड्स, ये सारे उसी से ही रिलेवेंस रखते हैं और इसी वजह से ही वो डेवलप होते हैं जब आप नेचर्स कॉल को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। अगली जो अहम बात है वो ये कि शुगर की बीमारी लोगों में कॉमन है, जल्दी हो जाती है शुगर की बीमारी आजकल। इसका रीज़न क्या है, क्यों शुगर की बीमारी बढ़ रही है? जो अहम तरीन चीज़ है, नंबर जो हमारी जो ज़िंदगी की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गई, पूरी उल्टी हो गई। जब आप रातों को जागेंगे, जब आपको अपने जिस्म को पूरी नींद नहीं देंगे, जब आप कहीं भी खाना खाने जा रहे हैं, टूट टूट के वो खाना खाएंगे और अपने लिमिट क्रॉस करेंगे, और अगर आप कहीं भी जा रहे हैं जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंकें चल रही हैं, ज़्यादातर जो है मीठा डाइट जो है वो आप उसका इस्तेमाल आपका ज़्यादा है, और जहीं भी आपको कहीं मौका मिलता है तो आप इतना हद से बढ़ के खाते हैं, और स्ट्रेस आपका वो अलग है, और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप लोग, जैसे स्टैटिक घर में है, एक अपने आप को सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में धकेल दिया है।
तो एक इंसान जब वो कोई वॉक भी नहीं करेगा, जब वो अपने डाइट का ख्याल भी नहीं करेगा, जब वो अपनी नींद की भी केयर नहीं करेगा, तो क्या होगा? बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन की सीक्रेशंस बढ़ जाएंगी और ये दोनों हार्मोन्स आपके पैंक्रियास, जिसको हम लबलबा कहते हैं, उस पे आके असर करेंगी, उसको बर्न कर देंगे, उनको जला देंगी। उसके जलाने की सूरत में डायबिटीज शुरू हो जाएगी। तो देखें, डायबिटीज का बचाव भी आपके हाथ में है और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्लियर समझा दिया है कि आपको पेट भर के कतई नहीं खाना। और सहाबा कराम को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंस्ट्रक्शन, हिदायत देते थे कि आप तेजी तेजी कदम लेके आप चला करो। ये उनको इंस्ट्रक्शन थी एक्सरसाइज के लिए। उसके अलावा जंगों से पहले वो जंगों की तैयारी भी करते थे, मगर आम रूटीन में वो सहाबा कराम एक्सरसाइज भी करते थे। तो एक्सरसाइज जो है, थोड़ी सी अगर मैं डिफाइन करूं कि एक्सरसाइज क्या है, कैसे हमें करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि मेल के अंदर जो आइडियल वेट है वो है 72 kg। 70 to 72 kg मेल का ये वजन होना चाहिए, यानी मर्द हजरात का। और लगभग कोई 55 to 65 एक बड़ी रेंज है जो फीमेल का वजन होना चाहिए, एक औरत का, एक खातून का। एक बंदा है जिसका वेट 80 kg है, अब मैं उसको एक्सरसाइज एडवाइस कर रहा हूं कि भाई डेली उठो, सुबह को आप वॉक करो। जैसे देखिए, एक होती है नॉर्मल वेट इंसान का हो और उसकी वॉक क्या है, और एक इंसान ओवर वेट है और उसकी वॉक क्या है, और एक इंसान अंडर वेट है उसकी वॉक क्या है। ये तीनों आपको समझने की जरूरत है। जो बंदा जिसका वेट ज्यादा है उसको पहले तो वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। अब वेट रिड्यूस कैसे होगा, वजन कैसे आप कम करेंगे? देखिए, वजन का ताल्लुक दो चीजों से होता है। डायरेक्ट जो चीज है वो आपका खाना है, और इनडायरेक्ट जो चीज है वो आपकी एक्सरसाइज है। डायरेक्ट जो चीज है, पहले तो आप खाने पे कंट्रोल करें। और खाने पे कंट्रोल से मुराद क्या है? जैसे कि एक बंदा सुबह नाश्ते में एक रोटी खाता है, एक बंदा 80 किलो का मेरे पास आया है, उसको मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपको वजन कम करना है। अब मैं उनको जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वो ये होगी, नंबर 1 कि भाई आप जो भी खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह को नाश्ते में एक रोटी खा रहे हैं तो उसको आधा कर दें। दोपहर में अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो उसको 1 कर दें, और रात को अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो उसको 1 कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसको ये एडवाइस दे रहा हूं कि 50% पहले तो अपना खाना रिड्यूस करो, क्योंकि वेट इसलिए आपका बढ़ रहा है, जो आपकी नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसे आप डबल खा रहे हो। जब एक इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन जो उसकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा, अगर ये इसका मिसाल मैं एक सिंपल ऐसे भी देता हूं कि एक गिलास है, एक गिलास में पानी भर गया, अब आप ऊपर पानी डालते जाएंगे तो वो तो पानी गिरेगा। तो हमारे जिस्म में क्या होता है, जब आपका जो रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी हो गई तो वो फिर बाहर निकलता है पानी की तरह, फिर इंसान का पेट बढ़ना शुरू करता है। शुरुआत पहले पेट से होती है, पहले पेट बढ़ेगा, फिर आपकी लेग्स बढ़ेंगी, उसके बाद आपका पूरा चेस्ट बढ़ेगा, और आखिर में ये भी नतीजा निकलेगा कि पूरी डिसफिगर हो जाएगा इंसान। पूरा इंसान का जिस्मात जो एक लुक आएगी, एक बिल्कुल जिसको बेडोली सी लुक कहते हैं, वो हो जाएगा इंसान। स्मार्टनेस भी उसकी खत्म हो जाएगी। तो स्मार्टनेस तो एक सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज होगी, तो उसको बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उसको शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, खुदा न खास्ता फालज, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें यहीं से डेवलप होंगी। तो ये आपको उनको स्पेशली वेट रिडक्शन की इंस्ट्रक्शन देनी है। अगली एक बात मैं आपको जो इंतहाई माजरत के साथ समझा रहा हूं वो ये है कि हमने इसी वेट रिडक्शन में एक बहुत बड़ी स्टडी करी। कोई 3 से 4 हजार हमने लोग लिए। आप यकीन करें 3-4 हजार लोग अपने वेट को रिडक्शन करने में बहुत जबरदस्त कामयाब हो गए। उसका वेट रिड्यूस भी हो गया, मगर अगले 3 साल में उनका वेट फिर डबल हो गया। क्यों? कि उन्होंने दोबारा खाना शुरू कर दिया पहले से भी ज्यादा। देखें, ये जो खाना है इस्तकामत, यहां एक वर्ड आता है इस्तकामत। आपको इस्तकामत करना इंतहाई जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन अ सिंगल स्टेटमेंट
कि आपको एक जो स्टेटमेंट हमने दी उसको आपको रिटेन करना है। वो खाना आपकी आधी रोटी चलेगी। अब ऐसा नहीं कि वेट आपने रिड्यूस कर दिया, फिर आप जब आपका वेट रिड्यूस हो गया और अच्छी एक चीज हो गई तो उससे अगले महीने में आपने एक के बजाय 2 रोटी खाना शुरू कर दी, तो लाजमी आपका जब नेक्स्ट टाइम वजन बढ़ेगा वो पहले से भी डबल होगा। तो इसमें आपको इस्तकामत की जरूरत है। जब आप वेट रिड्यूस करेंगे तो वेट रिडक्शन के बाद इस्तकामत की जरूरत है। तो उसमें हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि 50% खाना रिड्यूस करना है और एक के बजाय 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है। जिसको वेट रिड्यूस करना है उसको एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 3 किस्म की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो एक्सरसाइज है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्विमिंग, तैरना। ये इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज है जिसमें आपका वेट जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अब एक बंदा जिसको तैरने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करे? दूसरे नंबर पे है साइकिलिंग, साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से आपका बहुत जल्द वेट रिड्यूस होता है। तीसरे नंबर पे है रनिंग, यानी दौड़ना। तो जब आप ये तीनों का यूज करेंगे, कोई भी एक चॉइस कर लें, तो आपका वजन जब नॉर्मल हो जाएगा, जब आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा तो अब क्या करना है? अब आपको करना है वॉक। वो वॉक उसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। 1 मिनट के अंदर 120 कदम जब आप लेंगे तो इसको हम वॉक कहते हैं, अदरवाइज वो मेडिकल में वॉक नहीं कहलाती। मैं लोगों को ये इंस्ट्रक्शन करता हूं तो आप बाबा आप वॉक करो, तो उनका ये कहना है सर हम डेली अपना काम तो करते हैं, जमीनों पे जाते हैं, हल चलाते हैं और जो है अपने घर का काम करते हैं, वो उसको एक्सरसाइज में शामिल करते हैं। खुदारा ये एक्सरसाइज में नहीं आता। प्लीज, ये एक्सरसाइज में इसलिए नहीं आता कि आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ के वर्ड्स हैं, ये एक्सरसाइज में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज की डेफिनेशन ही वॉक की शुरू होती है 120 कदम आपको लेने 1 मिनट के अंदर। आप यकीन जाने आप जल्दी से 120 मिनट 1 मिनट में नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको पूरा जो है वर्कअप करना पड़ेगा। पूरा आपको इस रूटीन में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप इसको रूटीन में लाएंगे तो उसके बाद 120 कदम आप 1 मिनट में शुरू करेंगे। अगर आप ये वॉक 30 मिनट डेली करते हैं तो आपको डेली करना पड़ेगा, कोई दिन खाली नहीं छोड़ना। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका वेट अब नॉर्मल हो गया है, 72 या 70 केजी हो गया है, और फीमेल्स में अगर 60 या 55 केजी हो गया है, तो उसको डेली वॉक करना है। 120 कदम लेने हैं, 30 मिनट तक डेली, पूरा हफ्ते का हफ्ता चलना है, यानी पीर से लेकर यानी मंडे टू मंडे। अगर 45 मिनट उसने अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी तो 2 दिन की छुट्टी हो सकती है। सैटरडे एंड संडे वो छुट्टी कर सकता है। उसका वेट भी नॉर्मल हो, 120 कदम 1 मिनट में ले, 45 मिनट अगर डेली एक्सरसाइज करता है तो 5 दिन हफ्ते में वो एक्सरसाइज करे, 2 दिन की छुट्टी सैटरडे और संडे की वो कर सकता है। ये ज़हन में रखें। अब अगली बात है कि कोई अगर अंडरवेट है तो उसका क्या करना है। पहले जो अंडरवेट है, अंडरवेट का मतलब अगर उसका वजन 34, 35, 36 किलो है, अंडरवेट है, तो उसका क्या करना है। उसके लिए पहली बुनियादी बात यह है कि उसको हमें यह देखना पड़ेगा कि ये अंडरवेट है क्यों। कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वो अंडरवेट होगा, या उस बेचारे को खाना सही नहीं मिलता होगा। पहले तो हमें उसके खाने की केयर करनी है, उसकी प्रोटीन डाइट, फैट डाइट और कार्बोहाइड्रेट डाइट बढ़ानी है, और देखना है कि उसका वजन क्यों नहीं बढ़ा हुआ। कहीं अंडरलाइंग उसको कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है, कहीं अंडरलाइंग उसको एक सीलिएक डिजीज हम कहते हैं, वो गंदम से एलर्जी वाली बीमारी जिसको हम सीलिएक डिजीज कहते हैं, कहीं वो तो नहीं है। तीसरे नंबर पे हाइपरथायराइडिज्म, गदूद की बीमारी, अगर वो तो नहीं है, ये हमें उनके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये बीमारियां तो नहीं है। अगर ये बीमारियां हैं तो पहले उनका इलाज करना पड़ेगा, उसका वेट पहले हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे। अदरवाइज हम उसको ब्रिस्क एक्सरसाइज एडवाइस नहीं कर सकते, उसको हम सिंपल वॉक के लिए बोलेंगे जो कि 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की होगी। उसमें 120 कदम लेने की इसको जरूरत नहीं है जब तक कि उसका वेट अपने नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों को बचाती है, और डाइट जो है ये आप लोगों को बचाता है शुगर से। एक बंदा जिसको शुगर हो गई है तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन है उसके लिए।
मैंने जो पहले बताया कि शुगर हो ही ना, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या मैंने बताई। नंबर पहले मैंने ये बताया कि अपने वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें। नंबर 2 मैंने ये बताया कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें, टूट के कहीं ना खाएं, एक हिस्सा या मैक्सिमम 2 हिस्से छोड़ दें। तीसरा मैंने ये कहा कि आपके सलाद वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चौथा मैंने ये कहा कि आपका जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट को कंट्रोल करें। इससे जो इंस्ट्रक्शन शुगर को बचाने के लिए मैं बता रहा हूं, वही इंस्ट्रक्शन आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी हैं। तो ब्लड प्रेशर भी, अगर एक बंदा 1 किलो अगर वजन कम करेगा तो कम से कम 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। तो आप पहले तो कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर और शुगर से बचने के लिए अपना वजन कम करें और डेली अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को लेके आ जाएं। अब एक बंदे को शुगर ऑलरेडी हो गई है तो उसको क्या करना है? देखिए, आपको 3 चीजें मैंने फिर भी समझानी है। वही पहले नंबर पे अब फौरन जो है ये चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब शुगर हो गई है, अब हमें क्या करना है? और वो जोर देते हैं दवाइयों पे, या तो हम इंसुलिन पे ले आएं या तो हम शुगर की दवाइयां खिलाएं। मगर इससे पहले 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, वही डाइट एंड एक्सरसाइज। शुगर की दवाई खाने से पहले ये 2 चीजें अगर आपने नहीं की हैं तो वो दवाई खिलवाना ही बेकार है मरीज को। तो पहले नंबर पे आप अपने डाइट को कंट्रोल करें, दूसरे नंबर पे आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन में लाएं। ये शुगर के ट्रीटमेंट का भी एक कंपोनेंट है, शुगर के बचाव का भी एक कंपोनेंट है और उसको ट्रीटमेंट करने का भी यही एक कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारे पास जो कॉमन डिजीज है वो ये है कि ये कानों की बीमारी, ये जो वैक्स रूटीन में भर जाता है, इसका क्या रीजन है? कान जो है वो डिम हो जाते हैं, आवाज सुनाई नहीं देती। देखिए, जो ओल्ड एज पर्सन है, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो उम्र रसीदा लोग हैं, 60 से ऊपर हैं, उनकी कानों की बीमारियां अलग हो सकती हैं। मगर आम जो यंग ग्रुप है हमारा, उसके अंदर अमूमन ये वैक्स आ जाती है। वो जो कॉटन वाली आपको मिलती है, हल्के तरीके से आपको कम से कम रूटीन में हफ्ते में 1 बार अपने कान साफ करने चाहिए। जब आप बाथ के लिए जाएं, नहाने के लिए जाएं, तो छोटी सी रुई दोनों कानों में आप लगा के फिर आप नहाएं तो आपके कानों की बीमारी इससे बेहतर हो जाएगी। जल्द की बीमारियां इसलिए होती हैं कि आप नहाते नहीं है अपने परफेक्ट टाइम पे। हर इंसान को कम से कम डेली जो है वो बाथ लेना चाहिए, सुबह में ले या शाम में ले, बाथ लेना इंतहाई ज़रूरी है। और साफ सुथरे टॉवल से अपने जो आपकी बॉडी है उसको साफ करना चाहिए, इसमें स्किन की डिजीज नहीं होंगी। और जब कोल्ड सीजन होती है तो आप अपने जिस्म को ऑयलिंग करें, उनको ऑयल लगाएं। जब आप हॉट सीजन में होते हैं तो 2 किस्म के जो है ना क्रीम्स आती हैं, एक होती है ड्राई क्रीम, दूसरी होती है कोल्ड क्रीम। 2 किस्म की क्रीम्स हैं, दोनों का इस्तेमाल दोनों सीजन्स में होना चाहिए। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो घर में सरसों का तेल तो अवेलेबल है जो कि कोल्ड सीजन में यूज़ किया जा सकता है। और ड्राई सीजन के अंदर आपके खोपरे का तो जो तेल है वो इस्तेमाल हो सकता है, तो वो आपको ड्राई रखेगा। अगर आप गर्मियों की मौसम में देखें, ऑयलिंग करना आपके जिस्म को इंतहाई ज़रूरी है, नहीं तो आपको स्किन की डिजीज़ शुरू हो जाएंगी। और वो डिजीज़ जो है एक दफ़ा शुरू हुई स्किन डिजीज़ तो वो लाइफ टाइम रहती है, वो आपको बार बार गोलियां खाते ही रहना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप पूरी ज़िंदगी गोलियां खाते रहें, वो भी स्किन डिजीज़ के लिए। वो भी एक सिंपल एक इंस्ट्रक्शन थी जो आप कर सकते थे। अगली एक अहम बात जो बताने की है वो ये है कि आजकल जो हमने रिसर्च किया है उसमें ये है कि ज़्यादातर डिजीज़ जो मैंने अखज़ किया है वो हैं स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। देखिए, ये डिप्रेशन होता क्यों है? ये होता इसीलिए है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इंस्ट्रक्शन हर इंसान को दी गई है उससे वो हट के ज़िंदगी गुजारे। जब एक अहादीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक पूरा नमूना ज़िंदगी दे के गए हैं, अगर हम उस पर चलेंगे, यकीन करें कोई डिप्रेशन नहीं होगा। उससे मेरा मकसद कहने का ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सवाए ज़िंदगी, अज़दवाज ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी, हर लिहाज से हुज़ूर की ज़िंदगी, आप अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे किताब जो है वो पढ़ें, बार बार पढ़ें। उसके अंदर अहम जो चीज़ है जो मैंने देखा है
जो इंसान की आयली ज़िंदगी है, डिप्रेशन वहीं से ही स्टार्ट होती है, जो हमने रिसर्च की है। वो घर की रूटीन की लाइफ है, अपने अज़दवाज की ज़िंदगी है। घर में एक बाप है, उसके बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, उसकी घरवाली है। देखें, घरवाली के साथ अगर उसका तकरार हो, बच्चों के साथ उसका तकरार हो, तो यहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उसको हमेशा नरम मिजाज होना चाहिए। अपने जो अज़दवाज उसके साथ रहती हैं, उनके साथ एक मुखलस ज़िंदगी मतलब करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको जो है उनका साथ देना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो एक हमारे रूटीन में कहते हैं कि डंडा लगाओ और ये करो वो, ये बिल्कुल गलत है। और ये हल्का फुल्का समझाना इस्लाम में है, और हल्का एक टच करके उसको समझाना ये इस्लाम में है, मगर डंडा उठा के मारना ये इस्लाम में नहीं है। उनको आप प्यार मोहब्बत से समझाएं, प्यार मोहब्बत से सारे मसले हल हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी सीधी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो अज़दवाज हैं उनकी मदद भी फरमाते थे, उनके काम भी करवाते थे। आप अभी बैठ जाएं। हाँ बस पूरी तक है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने घरवालियों के साथ बहुत अच्छा सलूक रवा रखें, और घर के रूटीन में उनके हाथ बटाएं। उस हाथ बटाने में कोई उसमें ऐब नहीं है कि एक बंदा कहीं मैंने देखा है कि आपस में इख्तलाफ हुआ कि भाई कभी वाइफ ने कह दिया था ये बर्तन धो लो, तो शोहर ने कहा कि नहीं भाई मैं क्यों धोऊंगा। तो ये चीज़ें छोटी हैं मगर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस यहीं से डेवलप होता है जो कि बढ़ता जाता है। एक इंसान की अगर रूटीन की ज़िंदगी ठीक नहीं है तो स्ट्रेस आएगा और वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो आप अपने जिस्म के अंदर नरम मिजाजी लाएं, और अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कोई गुस्सा करना और खामखा फजूल की स्ट्रेस करना छोड़ दें, क्योंकि सारी बीमारियां इन्हीं से जड़ पकड़ती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।